हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जुनून पढ़ाई का में। हम लोग इस समय क्या देख रहे हैं? हम लोग हिस्ट्री में एमसीक्यूज देख रहे हैं और 100 एमसीक्यूज इसमें हम देखेंगे टोटल, और 10-10 एमसीक्यू देख रहे हैं। पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ देख रहे हैं। अगर पूरा का पूरा 100 एमसीक्यू एक साथ करवा देंगे तो 10-15 घंटे की क्लास हो जाएगी। तो इस वजह से आराम आराम से कर रहे हैं और सारी की सारी चीज़ें खूब अच्छे से एक्सप्लेन भी कर रहे हैं। तो आप लोग इसके साथ जुड़िए, इसको देखिए, इससे लाभ लीजिए। आई होप आप लोगों ने जो इसका पिछला वीडियो है उसको देखा होगा। चलिए आज इसका नेक्स्ट वीडियो देखते हैं। कल हमने 10 क्वेश्चन तक डिस्कस कर लिया था और आज हमें क्वेश्चन नंबर 11 से 20 तक डिस्कस करना है। और हम लोग इसको कहाँ से डिस्कस कर रहे हैं? जो दो दृष्टि आईएएस जो कोचिंग संस्थान है उसकी जो टेस्ट सीरीज आती है वहाँ से इसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो आई होप आप लोग इसको पसंद कर रहे होंगे। चलिए देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। और इससे पहले आगे बढ़े, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। तो चलिए देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो चोल साम्राज्य से रिलेटेड है। आपको इस सीरीज में हिस्ट्री में एंशियंट और मॉडर्न और मिडिवल तीनों से ही जो है क्वेश्चंस मिलेंगे। तो ये मत सोचिएगा कि किसी एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट को लेके चल रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। तो निम्नलिखित कथनों पे आपको विचार करना है और वो है क्या? पहला कह रहा है कि जो विजयालय चोल हैं वो चोल वंश के संस्थापक थे। और दूसरा, गंगईकोंड चोल का मतलब जो शब्द है इसका अर्थ होता है कि वह राजा जिसने गंगा पर विजय प्राप्त की थी। और आपको बताना है कि कौन सा सही है या फिर है केवल एक सही है या फिर केवल दो या एक और दो दोनों या फिर कोई भी सही नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा पहला सही है कि जो विजयालय चोल हैं वो चोल वंश के संस्थापक थे। ये स्टेटमेंट एकदम सही है। और दूसरा जो है कि गंगईकोंड चोल शब्द का अर्थ होता है वह राजा जिसने विजय प्राप्त की गंगा पर, तो ये भी सही है। दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? वो हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि यहाँ नहीं लिखा है। तो ये है ऑप्शन सी। इसका 1 और 2 दोनों ही स्टेटमेंट सही है। तो चलिए कुछ चोल साम्राज्य के बारे में देख लेते हैं। तो जैसे हमें चोल साम्राज्य के बारे में अगर कुछ देखना हो तो सबसे पहले इसके जो संस्थापक हैं ये हमें पता ही चल गया। इसके संस्थापक कौन है? तो विजयालय चोल। तो इसके जो संस्थापक थे वो थे विजयालय चोल। और ये पहले पल्लवों के सामंत थे। इन्होंने सबसे पहले जो है आप देखेंगे कि 850 ईस्वी में तंजौर पर कब्जा किया। कहाँ पे कब्जा किया? तो 850 ईस्वी में सबसे पहले इन्होंने तंजौर पर कब्जा कर लिया। और आप देखेंगे नवीं सदी के अंत तक इन्होंने क्या किया? अंत तक इन्होंने मतलब जो चोल थे, कहाँ के मतलब जो चोल थे उन्होंने कांची था जिसको टोंडई मंडलम भी कहा जाता था, यहाँ पे जो पल्लव शासक शासन कर रहे थे उनको पराजित कर दिया। तो किसको पराजित किया? पल्लव शासकों को पराजित किया। कहाँ के पल्लव को? तो कांची के पल्लवों को पराजित किया। और साथ में जो पांड्य थे उनकी भी स्थिति को कमजोर किया, हालांकि उनको पराजित नहीं कर पाए। और इससे क्या हुआ? इससे जो दक्षिणी तमिल देश था वो चोलों के नियंत्रण में आ गया। लेकिन राष्ट्रकूटों के साथ इनको अपनी स्थिति बनाए रखने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ी थी। और आगे देखेंगे जो राजेंद्र चोल हैं, ये दरअसल ये जो गंगईकोंड चोल है ना, और राजेंद्र चोल की ही जो है उपाधि है। तो इनको ये उपाधि क्यों, मतलब इन्होंने ये उपाधि क्यों धारण की, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो जो राजेंद्र चोल हैं, तो राजेंद्र चोल कौन थे? जो राजेंद्र चोल हैं ये राजराजा जो प्रथम थे उनके पुत्र थे। तो राजराजा प्रथम के पुत्र थे कौन? ये राजेंद्र चोल। और राजराजा के प्रथम के बारे में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, बता देते हैं। यद्यपि यहाँ उसका है नहीं कोई बात, लेकिन फिर भी जानिए कि जो राजराजा चोल थे इन्होंने जो अपना श्रीलंका है ना अपना श्रीलंका, दैट मीन्स अपने भारत के नीचे जो श्रीलंका लटका हुआ है उसका नदर्न जो रीजन था इसको जीत लिया था। और राजेंद्र चोल जो है बाद में जाकर के पूरा का पूरा श्रीलंका ही जीत लिए थे। तो इसको थोड़ा सा याद रखिएगा। अब हम देखते हैं कि इन्होंने ये गंगईकोंड चोल जो उपाधि है, सॉरी मतलब हाँ उपाधि ही है, इसको मतलब क्यों ली थी। तो सबसे पहले तो इनके बारे में जानिए कि इन्होंने एक इम्पॉर्टेंट काम किया था। और वो इम्पॉर्टेंट काम क्या था? तो इन्होंने कलिंग से बंगाल तक मार्च किया। कलिंग से बंगाल तक मार्च किया था। और ये कलिंग तो जो वर्तमान में उड़ीसा है उसी का प्राचीन नाम था कलिंग। तो इसको याद रखिएगा। और इन्होंने मतलब कलिंग से बंगाल तक मार्च किया, जिसमें जो चोल सेना है उन्होंने गंगा नदी को भी पार किया।
ठीक, इन्होंने जब मतलब मार्च किया कलिंग से बंगाल तक, तो गंगा नदी को पार किया और इसके साथ साथ वहाँ पे 2 स्थानीय राजा थे जिनको पराजित भी किया। और ये जो अभियान है ये हुआ कब था, तो 1022 ईस्वी में हुआ था और एक चोल सेनापति थे उनके नेतृत्व में। और इस मतलब इस समय पे वही मार्ग का अनुसरण किया गया था, या ये कहें कि उसी विपरीत मार्ग का अनुसरण किया गया था जो मार्ग का अनुसरण समुद्रगुप्त के द्वारा किया गया था। तो यही कारण है, या इसी अवसर को सेलिब्रेट करने के लिए जो राजेंद्र प्रथम हैं, इन्होंने गंगई कोंड चोला नामक एक उपाधि धारण की थी। और इसका अर्थ क्या होता है, तो वह राजा जिसने गंगा पर विजय प्राप्त की, यानी कि वो जब गंगा को पार करके गए थे तो वहाँ के 2 शासकों को पराजित किया था ना, तो इसी वजह से ये मतलब कि गंगई कोंड चोल जो उपाधि है वो धारण किए। उसके बाद आगे चल करके इन्होंने कावेरी जो नदी है उसके मुहाने पर एक नई राजधानी का भी निर्माण करवाया और उस राजधानी का नाम क्या रखा, तो उसका नाम रखा गंगई कोंड चोलपुरम। तो क्या नाम रखा उस राजधानी का, तो ये जो चिन्ह है ना ये है राजधानी, तो इसका नाम रखा गंगई गंगई कोंड चोलपुरम, कोंड चोलपुरम। तो ये इतनी बड़ी सी राजधानी का अपने नाम रखते हैं। और इसका मतलब क्या होता है गंगई कोंड चोलपुरम का, इसका मतलब होता है वह राजा जिस मतलब कि जो गंगा पर विजय प्राप्त कर रहा और उसका शहर, शायद मैंने कुछ गलत बोल दिया, तो ये उसका मतलब होगा गंगई कोंड चोलपुरम का मतलब होगा गंगा पर विजय प्राप्त करने वाले राजा चोल का शहर। तो ये इसका जो राइट आंसर हुआ वो क्या हो गया, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि 1939 में कांग्रेस का जो त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था, इसमें पार्टी ने अपनी ओर से निम्नलिखित में से किस देश में एक मेडिकल मिशन भेजने की बात की थी। तो आपको पता होगा जो कांग्रेस का अधिवेशन होता था लगभग दिसंबर में ही सारे अधिवेशन होते थे, कोई कोई जो विशेष अधिवेशन हुआ है वो ही किसी अन्य महीने में हुआ है, बाकी सारा इनका जो अधिवेशन होता था वो दिसंबर में ही होता था। तो जो कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था, और ये त्रिपुरी अधिवेशन कब हुआ था, तो 1939 में हुआ था। आप सभी को पता होगा त्रिपुरी कॉन्फ्लिक्ट के नाम से जाना जाता है, जिसमें सुभाष चंद्र बोस मतलब कि बनते हैं अध्यक्ष, लेकिन उनका गांधी जी की वजह से, गांधी जी से कुछ मतभेद हो जाता था, मतलब हो जाता है। गांधी जी जो है पट्टाभी सीतारमैया को अध्यक्ष बनाना चाह रहे थे, लेकिन जो अध्यक्ष पद के लिए चुनाव होता है उसमें मतलब सुभाष चंद्र बोस जी जीत जाते हैं। तो गांधी जी कहते हैं कि ये सीतारमैया की नहीं, यद्यप मेरी हार है, तो इस वजह से सुभाष चंद्र बोस जी जो हैं वो कांग्रेस से इस्तीफा दे देते हैं। तो ये तो मतलब कि त्रिपुरी का कन्फ्लिक्ट जो था उसको मैंने बता दिया। तो उसके बाद फिर ये बात रही, आगे आप देखेंगे कि जो 1939 है उसके बाद जब मतलब इस्तीफा दे देते हैं, तो मतलब सुभाष चंद्र बोस और उनके जो कुछ अनुयायी थे इन्होंने एक अन्य संस्था का गठन कर लिया था, और उसका नाम क्या था, इसका नाम था फॉरवर्ड ब्लॉक। तो ये जानिएगा, ये जरूरी था, त्रिपुरी आया था तो मैंने बता दिया फॉरवर्ड ब्लॉक। तो ये रही उस संस्था का नाम। और इसका गठन कब किया गया, 1939। ये क्वेश्चन अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो इसको जाने रहिएगा। और इसके बाद आप देखेंगे कि ये सारी जो घटना घट गई, उसके बाद जो अधिवेशन हुआ, जिस मतलब शांतिपूर्ण जब संपन्न हुआ, तो उसमें कांग्रेस के द्वारा जो है, जो कांग्रेस थी इसके द्वारा एक प्रस्ताव पारित किया, मतलब लाया गया, जो प्रस्ताव है वो लाया गया। और इसमें क्या था, तो इसमें इस प्रस्ताव में एक बहुत ही दिलचस्प प्रस्ताव ये था कि जो कांग्रेस थी वो चाइना में जो साम्राज्यवाद के खिलाफ लोग लड़ रहे थे वहाँ, अब जैसे कि आपको पता ही है हमारे यहाँ भी जो है साम्राज्यवाद उस टाइम पे खूब चल रहा था, मतलब अंग्रेज हमारे यहाँ भी कब्जा किया बैठे थे, वैसे चाइना में भी वही स्थिति थी। तो जो मतलब कि साम्राज्यवाद के खिलाफ जो चाइना में लोग संघर्ष कर रहे थे, तो उनकी जो मतलब प्रॉब्लम्स थी उसको नज़र में रखते हुए वहाँ पे एक मेडिकल मिशन भेजने की बात की गई थी। तो अंत में जो कांग्रेस है वो सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव को एक्सेप्ट भी कर लेती है और चाइना में एक मेडिकल मिशन भेजती भी है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि चाइना। चाइना इज द राइट आंसर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, हमारा क्वेश्चन नंबर 13 ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे गांधी जी ने देशभक्तों के मध्य राजकुमार कहा था। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसको लगभग सारे लोग जानते होंगे कि जो सुभाष चंद्र बोस जी हैं इनको गांधी जी ने क्या कहा था, देशभक्तों के मध्य राजकुमार। और कब कहा था, तो 1942 में कहा था। कब कहा था, 1942 में।
और ये 1942 में कौन सी घटना हुई थी? भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। इसे अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। कहीं कहीं 8 अगस्त लिखा रहता है, कहीं कहीं 9 अगस्त लिखा रहता है, तो जो भी ऑप्शन में हो देख लीजिएगा। 8 या 9 अगस्त को अगस्त क्रांति के रूप में जाना जाता है। और क्यों? क्योंकि इसी टाइम पे भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी के मतलब गांधी जी ने इसको स्टार्ट किया था। यद्यपि ये नेतृत्व विहीन आंदोलन माना जाता है। क्यों? क्योंकि जीरो आवर के तहत जितने भी इम्पोर्टेंट नेता थे, सबके सारे मतलब सारे के सारे नेताओं के जो अंग्रेज हैं उन्होंने पकड़ के जेल में भूसे जैसा भर दिया था। तो और ये बहुत ही ज़्यादा हिंसक भी हो गया था। कभी कभी क्वेश्चन बनता है कि क्या जो 1942 का आंदोलन है वो अहिंसक था? तो गलत बात है, अहिंसक नहीं था, बहुत ज़्यादा हिंसा हुई थी। तो चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? तो जो क्वेश्चन नंबर 14 है ये जो लेटर मुगल्स थे उनसे रिलेटेड है। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं निम्नलिखित कथनों में दिए गए एक कथन को मतलब कि एक को कथन कहा गया है, दूसरे को कारण कहा गया है। आपको बताना है कि कौन मतलब इसमें कौन सा सही है। तो चलिए देख लेते हैं कथन क्या है। कथन है कि परवर्ती मुगल काल में हसन अली और हुसैन अली जो है वो सैयद बंधु थे। मतलब सैयद बंधु जो हसन अली और हुसैन अली हैं इनको राज निर्माता यानी किंग मेकर के रूप में जाना गया। तो क्या ये बात सही है? तो वैसे तो सही ही है, किंग मेकर के रूप में इन्हें जाना गया। और कारण क्या बताया जा रहा है, यानी रीजन बता रहे हैं कि मुगल साम्राज्य इतना बोझिल हो गया था कि वह किसी कमजोर शासक के केंद्रीय अधिकार में दक्षतापूर्ण प्रशासित नहीं किया जा सकता था। तो ये स्टेटमेंट तो ये भी सही है। तो जो स्टेटमेंट है ये भी सही है, यानी कि कथन भी सही है, कारण भी सही है, लेकिन जो कारण है ना वो कथन की व्याख्या नहीं कर रहा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि कथन कारण दोनों सही है लेकिन व्याख्या उसकी नहीं कर रहा है। तो चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। और जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है? फिर से चोल साम्राज्य से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया है। तो ये चोल प्रशासन से रिलेटेड क्वेश्चन है, हम देख लेते हैं। चोल प्रशासन के संदर्भ में आपको निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और कौन सा सही है ये बताना है। तो चलिए देख लेते हैं क्या है। कह रहे हैं कि जो ब्राह्मण ग्रामों में वयस्क पुरुषों की सभा थी इसको मंडलम कहा जाता था, और प्रशासन की जो मूल इकाई थी वो नाडू थी। और आपको बताना है कि उपर्युक्त में से कौन सा सही है? केवल एक, केवल दो, केवल एक, मतलब एक दो दोनों, और ना ही एक ना ही दो। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि केवल दूसरा वाला जो स्टेटमेंट है वो सही है। अब जो ब्राह्मण ग्रामों में वयस्क पुरुषों की सभा थी इसको मंडलम नहीं कहा जाता था, इसको क्या कहा जाता था? इसको अग्रहारम कहा जाता था। तो क्या कहते थे इसको? इसको अग्रहारम कहते थे। और इसके साथ ये जो मतलब कि मंडलम है ये क्या था? तो मंडलम को कहा जाता था प्रांत। तो प्रांत जो है वो मंडलम को कहते थे, या मंडलम जो है वो प्रांत के लिए यूज होता था। तो आप मतलब कि आपको पता होगा कि जैसे अन्य राज शासन में था कि सबसे इम्पोर्टेंट जो व्यक्ति हैं वो राजा होते थे, सारी की सारी शक्तियां उन्हीं में निहित होती थी, और उनके लिए उनको सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद की व्यवस्था होती थी। तो सेम वही व्यवस्था आपको चोलों में भी मिल जाएगी। उसमें भी राजा जो है प्रशासन में सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन था, और सारे के सारे जो भी पावर्स थे वो उन्हीं के हाथ में थी, और उनको सलाह देने के लिए उनके पास एक मंत्रिपरिषद थी। और जो प्रशासन की मूल इकाई थी वो क्या थी? तो प्रशासन की मूल इकाई नाडू थी। और इसके साथ आप देखेंगे कि जो नाडू है ना ये कई वलनाडुओं में विभाजित था। तो जो नाडू आपको दिख रहा है, नाडू, ये जो नाडू है ये कई वलनाडुओं में विभाजित था, वलनाडुओं में विभाजित था, वो में विभाजित था। और इनके मध्य जो है यानी कि वलनाडु और नाडू के मध्य में घनिष्ठ संबंध थे। ठीक है। और इसके साथ साथ आप देखेंगे कि जो चोल शासन था उसमें जो मतलब प्रांत, मैंने अभी बताया ना कि जो प्रांत हैं उनको मंडलम कहा जाता था। तो जो चोल राज्य है वो 4 मंडलों या प्रांतों में विभाजित था। और यहाँ पे कभी कभी ये देखने को मिला है कि जो शाही राजकुमार होते थे वो प्रांतों के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किए जाते थे। तो इसको जानिएगा कि 4 प्रांतों में टोटल विभाजित था चोल प्रशासन। तो आई होप आपको समझ आया होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और ये क्यों गलत है? क्योंकि उसको मंडलम नहीं अग्रहारम कहा जाता था, जो ब्राह्मण ग्रामों में वयस्क पुरुषों की सभा होती थी। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 क्या पूछ रहा है? तो ये मिडवल जो मतलब कि भारत था, मतलब जो मध्यकालीन जो भारत है, मेडिकल आई एम सो सॉरी मेडिकल याद आ रहा है मुझे। तो ये जो मतलब मेडिवल हिस्ट्री है उसके बारे में पूछा जा रहा है, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है। कह रहा है कि मध्यकालीन भारत के संदर्भ में आपको बताना है कि जो विष्टि शब्द है इसका क्या अर्थ था। तो विष्टि शब्द के बारे में आपको बताना है।
मतलब ऑप्शन है राजस्व संग्राहक, बंधुआ मजदूरी, व्यापारी या फिर कारीगर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बंधुआ मजदूरी। और जो विष्टि शब्द है वो बंधुआ मजदूरी के लिए यूज होता था। इस तरह के क्वेश्चंस आए दिन बनते रहते हैं, मतलब कोई ना कोई वर्ड दे दिया जाता है और आपको उसका अर्थ बताना होता है। तो याद रखिएगा, मध्यकालीन भारत में जो विष्टि शब्द है इसका अर्थ था बंधुआ मजदूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि दी थी। तो गांधी जी को राष्ट्रपिता कहने वाले कौन है? अभी इसके पहले हमने देखा कि सुभाष चंद्र बोस को राजकुमार किसने कहा था, और अब हम देख रहे हैं कि गांधी जी को राष्ट्रपिता किन्होंने कहा था। तो ये सब चलता रहता है। सुभाष चंद्र बोस या फिर रविन्द्रनाथ टैगोर या फिर लॉर्ड माउंटबेटन या फिर स्टैफोर्ड क्रिप्स। तो लॉर्ड माउंटबेटन ने एक बात कही थी गांधी जी को, वन मैन आर्मी कहा था। तो वन मैन आर्मी किसने कहा था? तो ये कहा था लॉर्ड माउंटबेटन ने। अब हम देखते हैं सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा ये जो राष्ट्रपिता की उपाधि है ये दी गई थी किसको? महात्मा गांधी जी को। तो किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। कब दिया था? तो 1944 में रंगून से एक रेडियो प्रसारण में दिया था। रंगून से एक रेडियो प्रसारण में दिया था। 1944 में जो है एक और इम्पॉर्टेंट घटना घटी है और उसको क्या कहते हैं? उसे सी राजगोपालाचारी फॉर्मूला या फिर राजा जी फॉर्मूला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजा जी फॉर्मूला। और ये कब आया था? तो ये आया था 1944 में। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। वो क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर जो 18 है वो आपसे पूछ रहा है, आपको बताना है सही स्टेटमेंट कौन सा है। निम्नलिखित कथनों पे पहले विचार ही कीजिए। नेहरू जी के बारे में, ओहो ये जहाँ पे गलत टाइप हो गया है, चूँकि मैंने इसको अपने बुक में लिखा हुआ था इस वजह से यहाँ गलती टाइप हुआ। चलिए देखते हैं क्या है। पहला है कि गांधी जी ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर औद्योगिकरण का समर्थन किया, और दूसरा कह रहे हैं कि जो नेहरू जी हैं वो आधुनिक राज्य की शक्ति में विश्वास, ये दरअसल यहाँ होना चाहिए था, नहीं करते थे। उपर्युक्त कथन यहाँ में से आपको बताना है कौन सा सही है, और केवल एक सही है, केवल दो, एक और दो, या फिर ना तो एक और ना ही दो। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो ये ना थोड़ा सा उल्टा पुल्टा हो गया है। जैसे जो गांधी जी हैं वो ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर औद्योगिकरण का समर्थन करते थे, तो ऐसा नहीं है। ये जो समर्थन करने वाले थे ये थे जवाहरलाल नेहरू जी। तो जो जवाहरलाल नेहरू हैं वो औद्योगिकरण पर मतलब कि बल देते थे, जबकि जो गांधी जी हैं उनका क्या मानना था? तो जो गांधी जी हैं इनका मानना था कि जो हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था है उसको फिर से पुनर्जीवित करना चाहिए, और जो नेहरू जी हैं उनका मानना था कि औद्योगिकरण ही ऐसा साधन है जो भारत की जो बढ़ती व्यापक गरीबी है उसका समाधान हो सकता है। आगे देखेंगे, ये जो नेहरू जी हैं इन्होंने आधुनिक राज्य की शक्ति में विश्वास नहीं किया, तो ये बात गलत है। जो नेहरू जी हैं वो आधुनिक राज्य की शक्ति में ही विश्वास करते थे, जबकि गांधी जी जो है ना वो विश्वास नहीं करते थे। तो गांधी जी और नेहरू जी में यद्यप बहुत ज़्यादा मतभेद था, लेकिन उसके बाद भी वो लोग एक दूसरे का बहुत सम्मान करते थे, बहुत मानते थे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो जैन धर्म से रिलेटेड है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो हम देख लेते हैं जैन धर्म के संदर्भ में आपको बताना है कौन सा कथन सत्य है। पहला कह रहा है कि जैन धर्म के 3 सिद्धांत जिन्हें त्रिरत्न के नाम से जानते हैं। दूसरा, श्वेतांबर और दिगंबर जो है वो जैन धर्म के 2 संप्रदाय हैं। तो आपको बताना है कि सही उत्तर चुनना है। केवल एक सही है, केवल 2 सही है, दोनों सही हैं, या फिर दोनों ही गलत हैं। तो बताइए फिर आप कि कौन सा सही है इसमें। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि दोनों ही सही हैं। तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हम इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो जैन धर्म के जो 3 सिद्धांत हैं इन्हें त्रिरत्न कहा जाता है, एकदम सही बात है। और ये त्रिरत्न हैं कौन से, तो इन्हें भी देख लेते हैं। जो त्रिरत्न हैं वो क्या हैं। तो सबसे पहले जो इस त्रिरत्न है उसमें आता है सम्यक आस्था, और दूसरा है सम्यक ज्ञान, और इसके साथ साथ क्या है, इसके साथ साथ आपको मिल जाएगा सम्यक चरित्र। तो ये 3 त्रिरत्न हैं जो कि जैन धर्म में है। कौन सा? सम्यक आस्था, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। और सम्यक आस्था मतलब क्या होता है? तो सम्यक आस्था मतलब है कि महावीर की जो शिक्षाएं और उनका ज्ञान है उसमें विश्वास बनाए रखना। जबकि जो सम्यक ज्ञान है इसका मानना क्या है कि इसका मानना है कि जो ईश्वर है वो नहीं है, और ये दुनिया एक निर्माता के बिना मौजूद है, और सभी वस्तुओं में एक
आत्मा है। तो ये किसका इस मतलब किसका अर्थ हुआ, तो सम्यक ज्ञान का। जबकि जो सम्यक चरित्र है वो क्या है, तो सम्यक चरित्र में आपको 5 जो महाव्रत हैं उनका पालन करना होता है। और वो 5 महाव्रत कौन से हैं, तो वही सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह एंड ब्रह्मचर्य। और ये जो ब्रह्मचर्य है ये किसके द्वारा जोड़ा गया था, तो ये जोड़ा गया था महावीर स्वामी के द्वारा। आप मुझे बताइएगा कमेंट करके कि जो मतलब ब्रह्मचर्य तो महावीर स्वामी के द्वारा जोड़ा गया, लेकिन उसके पहले जो 4 महाव्रत हैं वो किसके द्वारा प्रस्तुत किए गए थे। और ये जो दिगंबर और श्वेतांबर है ये एकदम सही है कि दिगंबर और श्वेतांबर जो है वो जैन धर्म के ही 2 संप्रदाय थे। अब देखेंगे कि 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जो गंगा घाटी थी उसमें काफ़ी मतलब बहुत ही भयंकर अकाल पड़ जाता है। इसकी वजह से भद्रबाहु और जो चंद्रगुप्त मौर्य और उनके साथ कई अन्य जो है जैन भिक्षु ये कहाँ चले जाते हैं, तो ये चले जाते हैं श्रवणबेलगोला में चले जाते हैं। और श्रवणबेलगोला, और ये है कहाँ पे श्रवणबेलगोला, तो ये आपको कर्नाटका में मिल जाएगा। और यहीं पे जो है संथारा विधि से मतलब कि जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं इन्होंने अपनी जीवन लीला समाप्त भी की थी। तो ये लोग यहाँ चले गए। और इसके साथ जो उत्तर भारत में रहने वाले लोग थे उनके नेतृत्व में मतलब वो उत्तर भारत में जो रह रहे थे वो स्थूलभद्र के नेतृत्व में वहीं पे रह गए। और जो स्थूलभद्र थे वो उत्तर भारत में रहने वाले लोगों के लिए जो कुछ आचार संहिता थी उसमें कुछ परिवर्तन किया। आगे फिर बहुत सालों बाद जब भद्रबाहु के नेतृत्व में जो लोग मतलब उधर गए थे, श्रवणबेलगोला साइड गए थे, वो लोग जब वापस आते हैं तो वाइट जो है वस्त्र पहने रहते हैं। और जो यहाँ पे रह रहे थे मतलब उत्तर भारत में वो लोग वैसे ही रह जाते हैं। नहीं, इसको मैं नहीं बताऊंगी क्योंकि मुझे थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है कि जो भद्रबाहु थे उनके नेतृत्व में श्वेतांबर चला या फिर मतलब कि जो स्थूलभद्र थे उनके नेतृत्व में। तो इसको छोड़ते हैं, फिर कभी डिस्कस करेंगे। अब देखते हैं इसका जो राइट आंसर था वो क्या है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 1 और 2 दोनों ही सही हैं। तो 1 और 2 दोनों ही सही हैं, तो ये इसका राइट आंसर होगा। तो मैं नहीं चाहती कि आपको किसी भी तरह की कोई मिस इन्फॉर्मेशन दे करके कंफ्यूज करूं, तो इस वजह से मैं इस पॉइंट को छोड़ रही हूं यहीं पे। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि निम्नलिखित घटनाओं पर आपको विचार करना, उन्हें कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। तो संधियां दी हुई हैं, यद्यपि जो बुक है उसमें ये संधियां नहीं, डेट वगैरह नहीं दी थी, पर मैंने लिखी हुई थी अपने बुक में तो इस वजह से टाइप हो गया है, पर ठीक ही है। चलिए इसके बारे में कुछ जान लेंगे और आपको पता भी रहेगा कि हाँ ये घटनाएं तब हुई हैं। मेन उद्देश्य तो हमारा यही है ना कि हम लोगों को चीज़ों के बारे में जानकारी हो, ना कि यहाँ टेस्ट देना है, यहाँ से मार्क्स तो मिलने नहीं है। तो देखते हैं निम्नलिखित घटनाओं को आपको कालानुक्रम में सेट करना है कि कौन सी घटना कब की है और उसको सही से सेट भी करना है। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले घटना कौन सी है, इलाहाबाद की संधि 1765। तो एकदम सही बात है, इलाहाबाद की संधि 1762 में ही हुई थी। और किनके मध्य हुई थी, तो रॉबर्ट जो क्लाइव है वो, और इनके साथ साथ रॉबर्ट क्लाइव और प्लस जो अवध के नवाब थे वो अवध के नवाब और जो बंगाल के मतलब कि बंगाल नहीं, जो मुगल शासक इनके मध्य में हुई थी। मुगल शासक उस टाइम पे कौन थे, तो शाह आलम द्वितीय थे। एक बार ये क्वेश्चन बना हुआ है कि जो इलाहाबाद की संधि हुई थी उस टाइम पे मतलब मुगल के शासक कौन थे, तो वो थे शाह आलम द्वितीय। ये भी पूछ सकते हैं ना कि बक्सर के युद्ध के समय जो है वहाँ का शासक कौन था, या मुगल सम्राट कौन थे। तो आपको पता होना चाहिए कि उस टाइम पे जो मुगल सम्राट थे उनका नाम था शाह आलम द्वितीय। तो आगे देखते हैं, आगे है श्रीरंगपट्टनम की संधि। और जो श्रीरंगपट्टनम की संधि है ये कब हुई थी, तो ये जो है 1792 में ही हुई थी। और किनके मध्य हुई थी, तो जो टीपू सुल्तान इनके और अंग्रेजों के मध्य हुई। ठीक। और जो मैंगलोर की संधि है ये 1784 में हुई थी। और ये किनके मध्य हुई थी, तो मैंगलोर की संधि भी टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के मध्य हुई थी। और जो अमृतसर की संधि है ये 1838 में हुई थी। किनके मध्य, तो जो महाराजा रणजीत सिंह थे उनके और अंग्रेजों के मध्य में ये संधि हुई थी। तो सबसे पहले कौन सा आएगा, जो सबसे पहले घटा होगा, सबसे पहले कौन सा घटा है, तो सबसे पहले घटा है ये इलाहाबाद की संधि। तो एक तो सबसे पहले होना चाहिए, तो ये दोनों तो वैसे ही निपट गए। 1765 के बाद फिर 1784 आएगा, यानी मैंगलोर की संधि। तो ये भी कट गया। देखिए केवल दो अगर आपको पता है तो आप आराम से इसका आंसर कर सकते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो ये रहे टोटल 10 क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को क्वेश्चंस पसंद आए होंगे। और बीच में ह्यूमन एरर की वजह से, क्योंकि मैं कोई रोबोट तो हूँ नहीं कि हर चीज़ें एकदम रट्टा मारी हुई हैं, कुछ चीज़ें माइंड से स्किप हो जाती हैं। अब मैंने उसको लिख के रखा नहीं था,
तो इस वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई बीच में, उसके लिए आई एम सॉरी। आई होप आप लोगों को क्लास पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें और इसको अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी जो लूसेंट वाली सीरीज़ है उसको ज़रूर देखें, उससे ज़रूर जुड़ें। तो चलिए, ये रही आज की अपनी क्लास। आई होप आप लोगों को क्लास पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में और हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो लूसेंट पे आएगा। और इस समय हम लोग लूसेंट में क्या कर रहे हैं, वो हम लोग इसमें पॉलिटी कर रहे हैं। पॉलिटी में आज हम क्या करेंगे, आज हम राष्ट्रपति वाला जो मतलब कि है टॉपिक, उसको देखने वाले हैं। तो आज हम राष्ट्रपति के टॉपिक को यहाँ डिस्कस करेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी खुश रहें, मस्त रहें, अपनी पढ़ाई लिखाई करते रहें और मेरे वीडियो को लाइक शेयर करते रहें। चलिए मिलते हैं फिर, बाय बाय एंड जय हिंद।